हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार कल परीक्षा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2019 में सी सेट में जो पूछे गए रीजनिंग के सवाल हैं उन पर फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद आगे के जो आपके 2020, 21 और 22 के जो बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो हमारा पहला सवाल है, यदि हिंदू को किसी सांकेतिक भाषा में 61, 25, 7 और मैन को 932 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा। एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब आपको देखना है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है हिंदू और फिर लिखा गया है यहाँ पर मैन, और आपको पूछा गया है इंडियन के बारे में। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हिंदू और मेन के टोटल, यदि मैं अक्षरों की बात करें, अल्फ़ाबेट अंकों को मिलाकर यदि हम बात करें तो क्या हम इंडियन लिख सकते हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो इंडियन यदि हम लिख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आई को किससे डिकोड किया गया है? एक से। तो एक आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। एन आया है, एन तीसरे नंबर पर है और तीसरा नंबर में है आपके पास दो, तो हम एन की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर दो लिख सकते हैं। डी है, डी का चौथे नंबर में है और डी का मान है 5, तो हम 5 का क्या लिखेंगे? यहाँ पर 5। फिर आई का एक और ए, मेन में आप देखोगे एक हो तो ए है आपके पास, ए का मान है 3, मैंने लिख दिया 3। और एन की वैल्यू यहाँ पर है 2 है, तो हम लिख सकते हैं क्या? 2। तो कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन है? 1, 2, 5, 1, 3 और 2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इज अ राइट आंसर है। ज़्यादा कैलकुलेट नहीं, आराम से देखना है। यदि इस टाइप के सवाल आए तो देखना है कि क्या अल्फ़ाबेट के अक्षर मैच कर रहा है। यदि मैच कर रहा होगा तो वहीं से आप उसके कोड को क्या करना है? डायरेक्ट उठाना है और ऑप्शन ढूंढना चालू कर देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, दी गई श्रृंखला के अगले दो पद आपको ज्ञात करना है ना। एक सीरीज है अल्फ़ाबेट सीरीज और इसमें 2 अंक नहीं दिया गया है, तो किसी प्रकार से आगे बढ़ रहा होगा। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये होता है जेड, है ना। SOZSWOTKQG और आगे के 2 अक्षर पूछा गया है। तो हम कहेंगे कि जेड में 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? डब्ल्यू आ जाएगा क्या, है ना। फिर हमने 3 कम किए तो आ गया आपके पास टी। फिर 3 पीछे जाएंगे तो आ गया 17 का, है ना, क्यू होता है। ऐसे आपको जनरली पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट सीरीज जानने के लिए हमको इन अल्फ़ाबेट कौन सी स्थान में है उसको पता करना है। क्लियर है? तो जेड होता है 26 नंबर में, डब्ल्यू होता है 23 नंबर में, टी होता है 20 नंबर में और क्यू होता है 17 नंबर में। तो 26 में मैंने 3 कम किया तो आ गया 23। 23 में 3 कम करेंगे तो 20 का होता है टी। फिर हमने क्या किया? 20 में 3 कम कर दिए तो आता है 17, 17 का होता है क्यू। 17 में 3 कम करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 14 और 14 का मान होता है एन। तो इस जगह पर कौन सा अंक आ जाएगा आपके पास? एन आ गया क्या? ऑप्शन देखिएगा, 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। उसी प्रकार एस होता है 19 नंबर पर और ओ होता है आपके पास 15 नंबर पर। तो कितना कम किया गया है यहाँ पर? 4 कम किया गया है। उसी प्रकार ओ होता है 15 नंबर पर और के होता है 11 नंबर पर। तो 15 में 4 कम करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? 11। उसी प्रकार फिर 4 कम किया गया है तो के होता है 11 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर। तो 11 में 4 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7। उसी प्रकार यदि हम 7 में 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 आता है और 3 किसका होता है? सी का होता है। तो नेक्स्ट स्थान पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी। तो कौन कौन सा अंक आया? एन और सी। तो एन और सी क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इज अ राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। यहाँ पर एक कंटिन्यू सीरीज है, यहाँ पर रिपीट करके बार बार किसी अंक को या कोई सीरीज होगा उसको रिपीट करके बार बार लिखा गया है। क्लियर है? यहाँ पर दिया गया है ए, फिर उसके बाद आपको ज्ञात करना है सी, फिर यहाँ पर गैप दिया, फिर ये ज्ञात करना है। तो एक साइकिल होता है और साइकिल के उसी साइकिल के इर्द गिर्द वो क्या करता है? चलता है। तो आप ध्यान से देखना, ए के बाद बीच में गैप है, उसके बाद यहाँ पर फिर देखिएगा ए के बाद क्या आया है? बी, और फिर यहाँ पर सी के बाद आया है ए। ध्यान से देख रहा है तो मुझे देखने पर ये लगा कि ए के बाद हमको क्या लेना चाहिए? यहाँ पर बी। तो ए, बी और सी, फिर उसके बाद एक सीरीज चालू होगा यहाँ से ए, बी और सी, फिर उसके बाद एक सीरीज चालू हो जाएगा ए, बी और सी।
तो हमको ये पता चल गया है कि ये जो साइकिल है वो किस टाइप का साइकिल है, ABC का साइकिल है, ABC इस प्रकार से रिपीट होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि A, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास B, ठीक, उसके बाद C के बाद आ जाएगा यहाँ पर A, फिर उसके बाद B के बाद क्या आता है, तो B के बाद आ जाएगा यहाँ पर C, ठीक, उसके बाद यहाँ पर C, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास B A के बाद, उसके बाद A के बाद क्या आ जाएगा फिर से B। तो हम क्या क्या मिला हमको, सबसे पहले B, फिर उसके बाद A, फिर डबल C और फिर डबल B। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, BA डबल C डबल B, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका इज अ राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो इन सब में सबसे लंबा कौन है बोला गया है। तो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। बोला गया है जो ए है वो बी से लंबा है, चलो भाई बी से बड़ा क्या होगा आपके पास, ए होगा। फिर बोला गया है अब ए जो है बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, तो सी सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्या, इनसे इनसे भी लंबा होगा क्या आपके पास सी। फिर बोला गया है डी जो है ई से लंबा है परंतु बी जितना नहीं है, तो डी जो है वो लंबा है ई से लेकिन बी जितना नहीं है। तो इन सब में सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है, सी। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सबसे लंबा है आपके पास सी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार को आरंभ होता है तो उस माह का द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि होगी। अब आपको कैलेंडर में आप इतना जानते हैं कि हम दिन को किस अंकों से डिकोड करते हैं, तो सोमवार को 1 से करते हैं, मंगलवार को 2 से, बुधवार को 3 को, गुरुवार को 4 है ना, शुक्र को 5, शनि को 6 और रवि को 0 या हम 7 मान लेते हैं तो हो जाता है। क्लियर है, मतलब हमको पता है 1 2 3 4 से डिकोड करते हैं। अब इस सवाल में बोला गया है कि यदि किसी किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार को आरंभ होता है तो उस माह का द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि क्या होगी। ये इतना आसान हो जाता है कि सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 का कोड है सोमवार 1, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि भाई शनिवार का जो कोड हो जाएगा वो क्या होगा आपके पास 6। फिर नेक्स्ट शनिवार के हम जाएंगे तो नेक्स्ट शनिवार उसी दिन लाने के लिए हम इसमें 7 क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, तो कितना तारीख हो जाएगा, 13 तारीख को नेक्स्ट शनिवार पड़ेगा, है ना। 7 दिन बढ़ाने या 7 दिन घटाने से वो दिन पुनः अपने आप को रिपीट करता है, हमने 7 बढ़ाए। फिर बोला गया है उस माह का द्वितीय शनिवार से चौथे दिन, तो चौथे दिन मतलब 4 दिन आगे की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट तारीख कौन सा पड़ने वाला है, तो 13 और 4 17। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर बैठी है दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 60 डिग्री घूम जाती है, तदुपरांत घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 105 डिग्री घूम जाती है। अब वह किस दिशा में है बोला गया है। क्लियर है, हमको पता है कि जो घड़ी होता है ये हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, कांटा हो सकते हैं इस टाइप से। अब हम कहेंगे कि घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी की दिशा, और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज की बात चल रहा है। क्लियर है इतना। अब मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने घड़ी की दिशा में कितने डिग्री घूमा, 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने घूमे। फिर उसके विपरीत कितना घूम गए, 105 डिग्री, इधर 60 डिग्री फिर 105 डिग्री आएंगे तो हम कहेंगे 105 डिग्री विपरीत। तो दोनों में डिफरेंट कितने का हो गया, तो हम कहेंगे 105 डिग्री और 60 डिग्री में डिफरेंट हो जाएगा कितने का, 45 डिग्री। मतलब मुझको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितने डिग्री घूमना है, 45 डिग्री। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि क्लॉकवाइज दिशा में मैंने कम घूमा और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मैंने ज़्यादा घूमा, इसलिए जो आएगा मान वो एंटी क्लॉक का मान आएगा। तो एंटी क्लॉक की दिशा मुझे कितने डिग्री घूमना है, 45 डिग्री घूमना है। अब हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, वो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठी है, यही है, इस दिशा में मुँह करके ऐसे बैठी है, ठीक। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ये टोटल 90 डिग्री का है, क्लियर है, 90 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा ये। तो लड़की यदि यहाँ पर 45 डिग्री घूम जाती है तो अब उसकी मुंह की दिशा कौन सी होने वाली, ये, तो ये आपके पास पूर्व है और ये दक्षिण है, तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई दक्षिण
पूरब की ओर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूरब। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। ए ने बी से कहा, कल मैं अपनी दादी के लड़की के इकलौते भाई से मिला, एक किससे मिला था। इस टाइप के जब सवाल आते हैं जनरल ये ब्लड रिलेशन का सवाल होते हैं, और इस सवाल को इतना आसानी से बनाना है, खुद के ऊपर ले लो, आसानी से बन जाएगा। जैसे ए ने बी से कहा भाई कि कल मैं अपने दादी की लड़की के इकलौते भाई, अब दादी की लड़की कौन हुआ, तो दादी की जो लड़की होगी मतलब दादी की बेटी मतलब बुआ, है ना। और बुआ के इकलौते भाई मतलब एक ही भाई है, मतलब, है ना। ए ने बी से कहा कि कल मैं अपने दादी की लड़की के इकलौते भाई से मिला, तो ए किससे मिला था बोला गया है। तो ए किससे मिला था, अपने पिता से मिला था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। ए ने कहा है ना भाई, कल मैं अपने दादी की लड़की मतलब दादी की बेटी के भाई मतलब अपने पिता से मिला था, तो भाई से मिला था, तो एक किससे मिला था, तो पिता से मिला था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गड़बड़ तो नहीं कर दिया यहाँ पर, नहीं सही है। आगे देखते हैं, सही ग्रुप का चुनाव कीजिए बोला गया है ना। सही ग्रुप का आपको चुनाव करना है। एक निश्चित अनुक्रम में एक दूसरे से ये क्या होंगे, आपस में इनका संबंध होगा, इन दोनों का आपस में संबंध होगा, उसी प्रकार इन दोनों का आपस में संबंध होगा। जैसा संबंध NHP और OGQ के बीच होगा, वही संबंध TLJ और आने वाले अंक के बीच होना चाहिए। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि ध्यान से देखिएगा, N है, H है, P है। देखिएगा इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। N में एक जोड़ा गया है, क्या आ गया आपके पास, O। H में एक कम किया गया है, क्या आ जाएगा हमारे पास, G। उसी प्रकार P में फिर एक जोड़ा गया है, तो आ गया क्या, Q। उसी प्रकार हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले T में एक जोड़ देंगे, तो T में एक जोड़ने पर आ जाता है आपके पास U। ठीक है। उसके बाद L में एक कम करेंगे, तो एक कम करने पर एक अक्षर पीछे चलना है, तो L के पहले आता क्या है, तो आप कहोगे K आता है, तो आ जाएगा यहाँ पर K। उसके बाद J के फिर आगे बढ़ना है एक अंक, तो J के बाद क्या आता है, तो J के बाद आता है फिर से आपके पास K। तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास, UKK आपका इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को अर्थपूर्ण, तर्क संगत तथा उचित क्रम में रखते हुए देना है। ठीक है, उनको एक निश्चित क्रम में आपको जमाना है, और जमाने का सीरीज भी आप ध्यान से रखना है ना, किस क्रम में जमा है, ऑप्शन देकर आप आसानी से पहचान सकते हो। यहाँ पर 5 5 6 दिया गया है, मतलब आपको स्टार्ट से मतलब लास्ट से नहीं, 5 दिया है, विज्ञापन से दिया है, एक जगह आवेदन से दिया गया है। तो हमको क्या करना है, स्टार्ट से लास्ट की ओर जाना है, इससे यही शो हो रहा है। यदि आपके पास एक एक है ना, एक एक पहले दे दिया, तो मैं ये कहता कि भाई हमको सबसे पहले अंतिम से पहली की ओर जाना था, लेकिन यहाँ से स्टार्ट से लास्ट की ओर जाना है। क्लियर है। तो आपके पास 5 6 ऑप्शन है, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। अब ये सिंपल सी बात है कि ये फॉर्म भरने से रिलेटेड है ना, वैकेंसी आया, हमने फॉर्म अप्लाई किए, उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप देखोगे परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। तो हमको एक चीज़ मिल गया, सबसे पहले विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आएगा, हम सबसे पहले कहेंगे कि ये 1 नंबर पर होना चाहिए, क्या एडवर्टाइजमेंट आया, मैं इंग्लिश वाला बता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट आएगा, ये 1 नंबर पर होना चाहिए। पहला 5 मतलब सबसे पहले सीरीज में हम लिखेंगे क्या, इसको लिख लेते हैं 1 नंबर पर, मतलब पहली जगह पर आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं ना, आवेदन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पर। तो हम कहेंगे 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, विज्ञापन आएगा, आवेदन होगा, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या चयन होगा, फिर नियुक्ति होगा, क्या फिर साक्षात्कार होगा, क्या होना चाहिए, हाँ देखने से तो यही लग रहा है। तो फिर उसके बाद पहले आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, है ना। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, प्रोसेस सिलेक्शन का क्या होता है,
सबसे पहले आप एड देखते हो, फिर फॉर्म डालते हो, उसके बाद एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में बुलाने के बाद आपको नियुक्ति दिया जाएगा, है ना, नियुक्ति दिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका चयन होगा, चयन के बाद नियुक्ति होगा और लास्ट में आपका परिवीक्षा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले आएगा आपके पास विज्ञापन 5 नंबर, पहले में 5 है, ठीक है, अच्छी बात है, सबसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले 5, उसके बाद आवेदन करना पड़ेगा तो 6, उसके बाद होगा हमारे पास साक्षात्कार हो जाएगा, है ना, 2, साक्षात्कार में जब हम पास होंगे तब आएगा क्या, नियुक्ति दिया जाएगा, है ना, सॉरी, साक्षात्कार के बाद हमारा चयन होगा तो 3, उसके बाद नियुक्ति दिया जाएगा चौथा, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास परिवीक्षा 1। तो कौन सा है, 5 6 2 3 4 1 5 6 3, पहले चयन लिख दिया गया है, उसके बाद साक्षात्कार नहीं, पहले चयन नहीं होगा, पहले साक्षात्कार होगा, फिर इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इज अ राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब एक फिर इसी प्रकार का सीरीज है, परिवार दिया है, समुदाय दिया है, सदस्य दिया है, इलाका दिया है और देश दिया है। बढ़ने का क्रम देखें, सदस्य से लिया गया है, ऑप्शन में 3 3 3 3 करके दिया गया है, मतलब फिर से आपको छोटे से लेकर बड़े की ओर बढ़ना है। तो हम कहेंगे सबसे छोटा इकाई होता है सदस्य, हमने लिख दिया सदस्य 3 नंबर पर पहले जगह। सदस्यों से मिलकर, मतलब सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, तो सदस्यों से मिलकर बनता है आपका परिवार, तो हम लिख देंगे 1 हो जाएगा। जब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तब हम उसको कह देते हैं समुदाय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। फिर बहुत सारे समुदायों को मिलाकर एक बन जाता है इलाका, तो इलाका आ जाएगा चौथे नंबर पर, और बहुत सारे इलाकाओं से मिलकर बन जाता है आपके पास देश, पांचवा। तो कहाँ पर है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 और 4 5, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षरों में ए को बी कहा जाए, बी को सी लिखा जाए और इस प्रकार चलते जाए तो निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर दाहिने से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का तीसरा अक्षर होगा। हमारे पास एक शब्द आया है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब बोला गया है कि हमको दाहिने से तीसरे अक्षर के बाईं ओर आना है, तो हम कहेंगे कि दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा, ये है ना। अब इसके बाईं ओर देखना है, और दरअसल क्या कर रहा है, ए को बी लिखा जा रहा है और बी को सी लिखा जा रहा है, तो हम कहेंगे तो आई के बाईं ओर कौन सा है, टी, तो टी को हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल में यू लिखेंगे, कहीं ऑप्शन में है जी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा, एक्चुअल में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में पूछा गया केवल उसी को टारगेट करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एडजेक्टिव शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नई प्राप्त व्यवस्था में कितने स्वर होंगे बोला गया है। आपको देखना ध्यान से, जो वॉवेल्स होंगे उनको आगे वाले अक्षर से बदलना है, और जो अक्षर होंगे उनको पहले वाले अक्षर से बदलना है। हमारे पास एक्चुअल में एडजेक्टिव, ये हमारे पास अक्षर है। ठीक, अब वावेल्स को बदलेंगे तो अक्षर बन जाएगा, वावेल्स तो बनेगा नहीं, तो वावेल्स को बदलने की जरूरत नहीं, बदलेंगे किसको, हम केवल अक्षर को, और अक्षर को बदलना उसके पहले वाले, यहाँ पर स्पष्ट बोला है व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है, तो ये तो स्वर है, इसको चेंज करने की नहीं है। डी को हम चेंज करेंगे, पिछला कौन सा पड़ता है, सी, जे के पहले क्या पड़ता है, तो आप कहोगे आई, ई के पहले क्या पड़ता है, ई भी तो स्वर है क्या, ई स्वर है हमारे पास, इसको छोड़ दो। सी के पहले क्या पड़ता है, बी, टी के पहले क्या पड़ता है, एस, और आई भी स्वर है, वी, वी के पहले पड़ता है क्या आपके पास, यू, ये। ठीक है, तो कितने नए स्वर मिले आपको, ये पहला स्वर और ये दूसरा स्वर, तो टोटल कितने स्वर मिलेंगे हमको, 2 स्वर मिलेंगे, एक तो आई और यू नए व्यवस्था में बनेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में एक लुप्त पद है, तो लुप्त पद का आपको क्या करना है, पता लगाना है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा,
3 और 5 क्या 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार 5 में 2 जोड़ा गया 7, 7 में 2 जोड़ा गया 9, 9 में 2 जोड़ा गया 11। हम 11 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13 आना चाहिए। सभी में 2 2 बढ़ाया गया है, इतना तो कन्फर्म है। ठीक, 2 2 बढ़ा दिया गया है। अब हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर तीनों जगह 13 13 दिया गया है ना। टारगेट करेंगे तो वाई जेड क्यू ऐसा आ जाएगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले अक्षर को टारगेट कर लेते हैं, कोई भी एक अक्षर को तो टारगेट करना ही है। तो आप देखोगे कि एम आता है 13 नंबर पे और वो आता है 15, तो यहाँ पर 2 बढ़ाया गया। फिर उसके बाद ओ होता है आपके पास 15 नंबर पे, आर होता है 18, तो 3 बढ़ाया गया। फिर आर के बाद क्या होगा, 18 नंबर पर है, टी होता है 20 नंबर पर, फिर से 2 बढ़ाया गया। इसका मतलब हमें समझ आ गया, आगे 3 बढ़ाया गया होगा। फिर हम यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो 25 पर क्या होता है आपके पास वाई। ठीक, अब हम कहेंगे वी, वी 22 नंबर में होता है, एक कम किया गया है, यू आया है। यू होता है आपके पास 21 नंबर पर, एक कम किया गया है टी, टी में एक कम किया गया है एस, एस से एक कम किया गया है आर, आर से एक पहले जाएंगे तो आता है क्यू, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, वाई 13 क्यू। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा इज राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इनटू का मतलब होता है पी जो है वो क्यू का पिता है। माइनस का अर्थ है यहाँ पर जो पी जो है क्यू की बहन है, और प्लस का अर्थ है माँ है, और भाग का अर्थ होता है भाई। क्लियर। अब यहाँ पर किस टाइप से सवाल करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है बी प्लस डी इंटू एम और भागित एन दिया है, और आपको पूछा गया है एम का बी के साथ रिलेशन पूछा गया है ना, एम का बी से क्या संबंध है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसा जैसा किया गया वैसे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास है b प्लस डी इंटू एम, उसी डाटा को लिख रहा हूँ इस यहाँ पर, है ना, बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। b प्लस डी इंटू एम, क्योंकि b और m के बीच रिलेशन पूछा गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही हमको क्या करना है, सेटिस्फाई कर लेना है। क्लियर। अब हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का अर्थ होता है कि जो P है वो Q की माँ है, तो हम कहेंगे B जो है माँ है, किसका माँ है भाई, ये D का। ठीक, तो ये बेटा होगा। गुणा का मतलब होता है कि गुणा का मतलब होगा P जो है वो Q का पीता है बोलेगा, है ना। तो ये D पीता है, ये पीता होगा किसका, M का। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, पोता हो गया, या है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोता। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फिर दिया गया है निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है कि आर एम की भतीजी है। यहाँ पर दिया गया है आर जो है वो किसकी भतीजी है, एम। मतलब आर और एम में आपको क्या बताना है रिलेशन, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में आपका कौन सा राइट होगा। अब यहाँ पर भतीजी होने के लिए या तो माँ या बहन, ये 2 बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि बहन में निगेटिविटी है, ठीक है, और माँ का जरूरी है कि माँ नहीं दे सकता, लेकिन बहन ही एक देगा किसके लिए, भतीजी के लिए। क्लियर है, तो हम कहेंगे कि इसका होना बहुत ज़रूरी है, निगेटिव फैक्टर का। अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पर निगेटिव है क्या, कहीं पर नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक निगेटिव है, 2 निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। हमारे पास है पहला एम जे, एम माइनस जे प्लस आर माइनस एन। हमको किसके किसके बीच संबंध निकालना है, आर और एम के बीच, आर और एम के बीच। यहाँ पर हम कहेंगे कि आर और एम गुणा टी इंटू, तो देखो आर और एम दोनों भतीजे भाई बहन होंगे क्या, ही भतीजी तो हो नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो क्या बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। आराम से देखना इस सवाल को, आसानी से इसे बनाना है आपको, लॉजिकल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। क्लियर है, कोई भी सवाल कुछ ना कुछ लिंक जरूर छोड़ता है, उन चीज़ों को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, कुछ हिसाब से है ना, आजकल की जो जनरेशन है ना उस हिसाब से एक्टिवेट होकर हमको पढ़ना है। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहाँ पर दिया गया है सभी एसी भाई डीसी है, कुछ डीसी ईसी है और सभी ईसी वाई वाई है बोला गया है। तो कुछ एसी क्या ईसी है, कुछ वाई वाई क्या डीसी है, कोई एसी ईसी नहीं या सभी डीसी एसी है। हमारे पास ये कितने हैं, चार ऑप्शन, चार निष्कर्ष दिया गया है, कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया है। अब इसको हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला है कंक्लूजन है हमारे पास आल, है ना, एसी आर, ध्यान समझना डीसी, ये पहला था। फिर दूसरा दिया गया है सम डीसी आर ईसी। फिर नेक्स्ट दिया गया है आल ईसीआर। अब यहाँ पर प्रेडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, प्रेडिकेट जब तक 100 नहीं होंगे तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हम कहेंगे आल है, ये टोटल पॉजिटिव है, सम है ये भी टोटल पॉजिटिव है, और आल है तो ये भी टोटल पॉजिटिव है। 150 मेथड, ये 100 होगा, ये 50, ये दोनों 50 हो जाएगा सम के केस पर, ये भी 50, और ये 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ से आराम से बना सकते हैं क्या, सम ए सी आर इसी बोला गया है, सम ए सी आर इसी, और ए सी और इसी के बीच आप संबंध निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रेडिकेट 100 नहीं है। प्रेडिकेट जो पूरक जोड़ होता है वो उसका 100 होना जरूरी है एक जगह पर, इसलिए आपके पास पहला वाला क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं सम बाय यार डीसी, क्या सम डीसी हो सकता है, तो यहाँ पर प्रेडिकेट 100 है, 50 100 मतलब एक जगह है, तो सम वाई बाय डीसी हो सकता है, तो इसलिए आपके पास दूसरा कैलकुलेशन सही है। फिर देखते हैं नो एसी इज इसी, तो ये निगेटिव हो रहा है इसलिए गलत, आल डी सी आर ए सी बोला गया है। तो कभी भी हमेशा याद रखना 50 वाला 100 दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, इसलिए आपके पास चौथा भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा आपका कंक्लूजन क्या है, इज अ राइट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2 बार आ गया क्या, मैथ सही है। हाँ देखिएगा इस टाइप में बहुत सरल सवाल है ये। यदि इरेजर को स्केल, स्केल को शार्पनर, शार्पनर को पिन, पिन को बैग व बैग को पेंसिल कहा जाता है। मतलब आपको बताया जा रहा है कि भाई इरेजर को हम स्केल कहते हैं, स्केल को शार्पनर कहते हैं, शार्पनर को पिन कहते हैं, और पिन को बैग और बैग को पेंसिल कहा जाता है। तो एक व्यक्ति किससे मिटाता है, तो मिटाया किससे जाता है आपके पास, इरेजर से, है ना। इरेजर से, तो हम इरेजर को क्या कहेंगे भाई, इरेजर को बोला जा रहा है क्या, स्केल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्केल आपका क्या हो जाएगा, इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कारक अंतर व्यक्तिक कौशल को प्रभावित करने वाले हैं बोला गया है। कौन कौन से, यहाँ पर आपके पास 4 कारक दिया गया है, तो कौन कौन से कारक है जो अंतर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले हैं। अनुभव, अनुभव कौशल को प्रभावित करते हैं, ये राइट है, ठीक है। रूप रंग, रूप रंग का कौशल से कोई लेना देना नहीं है ना, चाहे काला रहे चाहे गोरा रहे, उससे कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये दूसरा वाला आपका क्या है, गलत है। परिवार, परिवार का माहौल भी कई बार कौशल को प्रभावित करते हैं, ठीक है, इसलिए आपके पास ये तीसरा वाला राइट है। और चौथा होता है मित्र, मित्र का हमारे कौशल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसा मित्र होता है लगभग हमारा कौशल भी उन्हीं के व्यक्तित्व में झलकता है, तो हम कहेंगे कि चौथा वाला भी आपका क्या है, राइट है। तो आप देखोगे पहला, तीसरा और चौथा जो आपके पास कारक है वो प्रभावित करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इज अ राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिक कौशल में सम्मिलित है बोला गया है। 4 आपके पास कौशल दिए गए हैं। पहला, व्यक्ति की प्रश्न का सही उत्तर देने की योग्यता, ये एक बढ़िया कारक है कि भाई व्यक्ति को प्रश्न का उत्तर देने का योग्यता है, तो ये आपका क्या है, राइट है। फिर दिया गया व्यक्ति की, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिक कौशल में सम्मिलित है बोला गया है।
रुक जाओ, मिटा देते हैं, गड़बड़ कर दिया था। आपके पास चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। व्यक्ति की प्रश्न का सही उत्तर देने की योग्यता। दूसरा दिया गया है कि व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता, व्यक्ति की सही तरीके से अपना कार्य करने की योग्यता, और व्यक्ति के सम्मेलन में विचार प्रकट करने की योग्यता। आपको कौशल बताना है, वो भी अंतर वैयक्तिक। तो व्यक्ति के प्रश्न का सही उत्तर देने की योग्यता कौशल का हिस्सा नहीं हो सकता, है ना। यदि वो पढ़ा होगा तभी उसका जवाब दे सकता है, तो इससे कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आपको पता है नहीं पता है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावी वार्तालाप करने के लिए, है ना। कई बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो सभी लोग बात नहीं कर पाते, उसके लिए किस विशेष कौशल का होना बहुत जरूरी है ना। तो ये जो कारक है एकदम सटीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की सही तरीके से अपना कार्य करने की योग्यता, ये तो कारक हो ही नहीं सकते, ये आपके बिल्कुल गलत है। व्यक्ति के सम्मेलन में विचार, जनरल सभी लोग सम्मेलन में अपने विचार प्रकट करते हैं, तो चौथा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक संगठन में अच्छे अंतर व्यक्तिक कौशलों से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि यह अधिक उत्पादनकारी होते हैं। जिसका कौशल ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी होंगे, सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा उत्पादन काम करेंगे, तो ये सही है। ये समस्याओं का समाधान खोजते हैं, है ना। कौशल युक्त व्यक्ति हमेशा समस्याओं के समाधान खोजने में व्यस्त रहते हैं, तो ये भी आपके पास राइट है। ये अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, तो आपके पास तीसरा भी सही है। इसका मतलब आपके चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, इज़ राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में सम्मिलित है, बोला गया है सक्रिय रूप से सुनना, प्रत्यानयन, उपयुक्त भाषा या पृष्ठ पोषण। कौन कौन से यहाँ पर संप्रेषण में जरूरी है। अब संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन से, है ना। तो कम्युनिकेशन तभी अच्छा हो पाएगा जब आप अच्छे से सुन पाओगे, तो ये भी राइट है। उपयुक्त भाषा, जब तक आप मान लो अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, है ना, उर्दू तमिल आप समझ नहीं रहे हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो हम कहेंगे उपयुक्त भाषा का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास दोनों तो राइट हो रहे हैं। फिर पृष्ठ पोषण भी की जरूरी है, और प्रत्यानयन सभी लगभग, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। फीडबैक वगैरह वगैरह दिया गया है। यदि आप राज्य के लोगों को सरकार के किसी कार्यक्रम के विषय में बताना या जागरूक करना चाहते हैं, सपोज दैट, तो सर्वाधिक उपयुक्त संप्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा है, बोला गया है। पहला दिया गया है लघु संप्रेषण, हम छोटे रूप में कम्युनिकेशन करें, लोगों को बताएं। दूसरा दिया गया है द्विमार्गी संप्रेषण, है ना, दोनों मार्ग से संप्रेषण हो तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा। अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण मतलब चिट्ठी वगैरह के माध्यम से बिना बोले। क्लियर। और जन संप्रेषण मतलब बहुत सारे लोगों के बीच, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन संप्रेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि आप बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 7 दिनों में मिनटों की संख्या और 60 सप्ताहों में घंटों की संख्या, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया गया है और 4 विकल्प दिया गया है। पहला है स्टेटमेंट पहला और दूसरा की मतलब पहले की मात्रा जो है दूसरे की मात्रा से अधिक है। फिर बोला गया है कि दूसरे की मात्रा पहले की मात्रा से अधिक है, दोनों की मात्राएं बराबर है या तुलना नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, 7 दिनों में मिनट की संख्या, हम कहेंगे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। एक हो गया आपके पास 7 दिन वाला और एक हो गया आपके पास 60 सप्ताह वाला, ये सप्ताह वाला, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि भाई 7 दिन में मिनट निकालना है, तो हम कहेंगे कि ये 7 दिन का, एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो टोटल कितने मिनट होंगे 7 सप्ताह में, 7 गुणा 24 गुणा 60। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है 60 सप्ताहों में घंटों की संख्या, तो हम कहेंगे 60, ठीक है। अब 60 सप्ताह में, तो सप्ताह कितने दिन के होते हैं, 7 दिन के, तो हम कहेंगे 7, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं टोटल 24 घंटे होते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा
कि इनमें और इन दोनों में कोई डिफरेंट क्या नज़र आ रहा है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ 60 है और यहाँ 60 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बराबर हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों की मात्राएं क्या है, बराबर है। गुणा करके देख लीजिएगा, बराबर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एम एन फिर एम एन फिर एम एन इस प्रकार से बढ़ाया गया है। हाउ मेनी एम आर क्या है, प्रेसिडेड बाय एम एंड फॉलोड बाय एन। यहाँ पर क्या बोला गया, हाउ मेनी एम्स आर प्रेसिडेड बाय एम एंड फॉलो बाय एन। ऐसे कितने एम हैं, है ना, जिनके, है ना, पहले एम पड़ता है और बाद में क्या पड़ता है, एन पड़ता है, बोला गया है। तो कितने एम है जिसके पहले एम और बाद में एन पड़ेगा। तो डबल एम वाला पार्ट देखना है। जैसे ये एम के पहले एक एम पड़ा और बाद में क्या पड़ा, एन। फिर और कहीं पर ये तो नहीं है, ये वाला देखिएगा, यहाँ से ये वाला एम के पहले एम पड़ेगा, ये तीनों एम की बात करते हैं। उसके बाद में क्या पड़ेगा, एन पड़ेगा। और ये लास्ट वाला है, एम के पहले एम पड़ेगा और बाद में क्या पड़ेगा, एन। तो टोटल कितने ऐसे एम है, तो टोटल हम कहेंगे 3 एम है, जिसके पहले एम पड़ता है और बाद में एन पड़ता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स है क्या ये। यदि a इंटू बी का अर्थ है a b के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है a जो है b के उत्तर में है, a भागित b का अर्थ है a b के पूरब में है, और a माइनस b का अर्थ है a b के पश्चिम में है, तो p भागित q प्लस r माइनस s में s q के सापेक्ष किस दिशा में है करके बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि भाग सबसे पहले दिया गया है, तो भाग वाला बना लेते हैं। और भाग हमारे पास है यहाँ पर। इसका क्या मतलब होता है, जब भाग में होता है तो जो a है वो b के पूरब में है। तो मैं कहूँगा कि जो p है वो किसके पूरब में होगा, q के। तो हम कहेंगे ये q है और q के पूरब में क्या होगा, p। पहला स्टेटमेंट। दूसरा दिया गया है q और r को लेकर चलते हैं, और प्लस का मतलब होता है, यहाँ पर प्लस वाला दिया है, जो a होगा वो b के उत्तर में होगा, है ना। तो हम कहेंगे q जो होगा वो r के क्या होगा, उत्तर में होगा। तो r के उत्तर में आ जाएगा आपके पास क्या, q। ये है r के उत्तर में। अभी डायरेक्शन को ध्यान देना है, ठीक है, जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे। लास्ट है हमारे पास r s का, और निगेटिवली का मान होता है a जो है वो b के पश्चिम में है। इसका मतलब r जो होगा वो s के पश्चिम में होगा, है ना। तो s के पश्चिम में होगा, तो s के पश्चिम में क्या होगा आपके पास, ये r। आप डायरेक्शन बनाते हो तो आप देखे होंगे कि ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। तो एस के पश्चिम मतलब इस साइड की बात कर रहा है आर, उत्तर मतलब ऊपर की बात कर रहा है, और पूर्व मतलब इस साइड की बात कर रहा है। क्लियर। अब हमको पूछा गया है तो जो एस है वो क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। तो एस के क्यू के सापेक्ष स्थिति बताना है, तो क्यू से किस दिशा में है, आप देख पा रहे हो ये वाला डायग्राम है ना। तो हम कहेंगे कि ये पूर्व होता है और ये होता है दक्षिण। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में है। एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में, ठीक, दक्षिण पूर्व में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि प्लस का अर्थ, ये तो जनरल बहुत आसान है, यहाँ पर दिया गया है, लिख देते हैं 16 इंटू 12 प्लस 4 माइनस 6 इंटू 8 इक्वल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखा गया है, लिखा गया है कि भाई प्लस का मतलब होता है भाग। यहाँ पर प्लस की जगह मैं लिख देता हूँ क्या, भाग। फिर लिखा गया है माइनस का अर्थ होता है प्लस, तो माइनस की जगह लिख देते हैं हम प्लस। फिर गुणा का मतलब होता है माइनस, तो गुणा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर माइनस। और लास्ट में है भाग का मतलब होता है गुणा, तो भाग की जगह लिख देते हैं गुणा। तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, 16 इंटू 12 भागित 4, ये वाला प्लस 6, ये वाला माइनस और 8। अब आपको पता है बोर्ड मास रूल्स के अनुसार सबसे पहले भाग होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 एकम 4,
और 4 तिया 12, उसके बाद गुणा होता है तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, फिर प्लस 6 और माइनस का 8। अब हम कहेंगे कि भाई 48 और 6 कितना हो जाता है 54, और 54 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14वां तथा पंकज का स्थान नीचे से 18वां है। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से पंकज का स्थान क्या होगा बोला गया है। ये हम एक सीरीज बना लेते हैं। बोला गया है कि सुधीर का स्थान ऊपर से 14 है, ऊपर से ले तो सुधीर जो है वो 14 नंबर पर आता है, ये आपके पास सुधीर। ठीक, फिर बोला गया है कि और पंकज का स्थान नीचे से 18 है। चलो ये पंकज है और पंकज 18वां नंबर पर है नीचे से, ये आपके पास पंकज। अब क्या बोला गया है, यदि सुधीर का स्थान नीचे से 18वां हो, सुधीर का एक्चुअल में ऊपर से कितना दिया था सुधीर का ऊपर से दिया है 14, लेकिन यदि नीचे से 18 कर दे 26वां हो जाए, नीचे से कौन सा स्थान हो जाए इसका 26वां, तो ये पूछा गया है। तो इस हिसाब से ऊपर से हमको किसका स्थान ज्ञात करना है, पंकज का स्थान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा 26 और 14 कितना होता है जोड़ने पर 40 होता है। तो हम 18 में क्या जोड़े कि 40 हो जाएगा, तो 18 में हमको जोड़ना पड़ेगा क्या 22। इसका मतलब पंकज का ऊपर से स्थान क्या हो जाएगा 22वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ने वाला केस है। कुछ घड़ी फास्ट होते हैं, जनरली घड़ी फास्ट नहीं होते, पर जब सवाल दिया जाता है तो वहाँ पर फास्ट बताया जाता है। ठीक है, अब बोला गया है कि एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है, तो 4 AM पर घड़ी में कितना समय होगा बोला गया है। ठीक है, हर 24 घंटे में घड़ी 15 मिनट आगे निकल जाएगा, और जब दोपहर के 12 बजे चालू किया जाएगा तो 4 बजे तक आते आते घड़ी कितना आगे होगा, यही पूछा गया है। तो हमको पता है कि जो घड़ी है वो 24 घंटे में आगे होती है 15 मिनट। कितने मिनट 15 मिनट। ठीक, 24 घंटे में आगे निकल जाती है 15 मिनट। अब बताओ, आप 12 बजे चालू करोगे और 4 बजे का समय, ये 12 बजे के बाद PM होता है और ये AM का समय है, तो हम 12 घंटा आगे जाएंगे तो 12 घंटा तक PM रहेगा। उसके बाद 4 घंटा बाद क्या होगा AM लगेगा। तो 12 से 12 12 घंटा, और 12 और 4 कितने घंटा हो गए टोटल 16 घंटा चलाना है। तो हम देखेंगे कि 16 घंटा में क्या होगा। अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं क्या, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 3 का कितने गुना है 15 मिनट 5 गुना, तो इसी प्रकार 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा 10 मिनट। इसका मतलब घड़ी जो है 4 बजे तक कितना मिनट आगे होगा 10 मिनट। तो समय बताएगा वो 4:10, और ये हो जाएगा आपका द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। A B का मित्र है तथा B C का मित्र है, ये आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है। चलो ठीक है, ये हम बना लेते हैं। A का मित्र है ये B, और B का मित्र है C। ठीक, अब बोला गया है क्या A C का मित्र है करके बोला गया है कि भी A C का मित्र है क्या, तो ऐसा जरूरी होता नहीं है ना। A का जो मित्र है B है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि B का मित्र भी A का मित्र हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा अनिश्चित है, अप्रासंगिक है, सत्य है, असत्य है, तो हम क्या कहेंगे अनिश्चित है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा द राइट होगा। निश्चित नहीं कर सकते है कि नहीं है, कहीं एकदम बताया नहीं है कि हैच करके। क्लियर, जब तक क्लियर ना हो आगे बढ़ना ही नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है ID, फिर Y है, फिर T है, फिर O है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा ये बोला गया है। अब यहाँ पर I का लिया गया है, देखिएगा एक अंक लिख देता हूँ मैं I, फिर D, फिर Y, फिर T, फिर O, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा। I जनरली अंकों पर 9वां नंबर पर होता है, D चौथा नंबर पर होता है, Y जो होता है वो 25 नंबर पर होता है,
टी जो होता है वो 20 नंबर पर होता है और ओ जो होता है 15 नंबर पर होता है। आप एक चीज़ समझ गए कि हमने 5 कम किए, 5 कम करेंगे तो 9 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 4, फिर 4 में 5 कम घटाएंगे 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो डी, फिर बी, सी, बी, ए और जेड, तो जेड तक के घट जाएगा तो बचा क्या फिर हमारे पास वाई, फिर हमने 5 घटाया तो आ गए 20, फिर 5 घटा दिए तो 15 और फिर 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 कौन से अंक का होता है तो आप कहोगे जे का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही प्रकार है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा बोला गया है। तो हम कहेंगे कि भाई डब्ल्यू 23 नंबर पर होता है, सबसे पहले 3 कम किया गया तो आ गया 20, उसके बाद 2 कम किया गया है ना, एस को छोड़कर लिख लिया गया आर, फिर यहाँ पर फिर 3 कम किया गया है तो आ गया ओ, फिर यहाँ पर 2 कम किया गया है तो आ गया आपके पास एम, फिर यहाँ से हम 3 कम यहाँ से नहीं, यहाँ से फिर 3 कम किया गया है तो क्या आ गया आपके पास जे, और यहाँ से फिर 2 कम करेंगे तो जे में 2 कम करने पर आता है आपके पास एच, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आसानी से बनाना इन सवालों को। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा बोला गया है। जी के बाद आया है डी, फिर एफ, फिर सी, फिर ई दिया गया है, तो चलो लिख देते हैं जी, फिर डी, फिर एफ, फिर सी और फिर ई, ये दिया गया है। अंक ही लिख देता हूँ, पहले ये हो गया 7, ये होता है 4, ये होता है आपके पास ई के बाद आता है एफ 6, फिर इसके बाद ये 3 और ये हो जाता है 5। जब भी आपको इस टाइप की सीरीज़ वाला आए तो सिंपल से आप अक्षर लिख लोगे तो आसानी से मिल जाएगा। देखिएगा क्या सीरीज चल रहा है, 7 में 1 कम किया गया है 6, फिर 6 में 1 कम किया गया है 5, उसी प्रकार 4 में 1 कम किया गया है 3, और 3 में 1 कम करेंगे तो क्या आना चाहिए 2, और 2 किस अक्षर का होता है तो होता है बी का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन S1 और S2 तथा 2 निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों S1 और S2 को सत्य मानते हुए निर्णय करें और उत्तर ABCD में से कौन सा एक तार्किक रूप से निकलता है उसको बताना है। कुछ खिलाड़ी बहादुर है और सभी लड़के बहादुर है बोला गया है। कुछ खिलाड़ी बहादुर है और सभी लड़के बहादुर है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर 150 मेथड अपना रहा हूँ। ये सम वाला है ना, ये सम वाला केस है और ये है आपके पास आल वाला केस। ठीक, तो हम कहेंगे कि कुछ खिलाड़ी, ये 50 है, ये 50 और ये 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप पूरक नहीं जोड़ सकती, ये समस्या है। पूरक जुड़ जाता तो काम भी आसान हो जाता। अब हमारे पास बोला गया है कि चलो मैं इसको वेन डायग्राम से भी बता रहा हूँ। कुछ खिलाड़ी बहादुर है, मैंने कहा ये चलो ये कुछ खिलाड़ी होंगे प्लेयर, और वो क्या है बहादुर है ना, चलो लिख देते हैं बहादुर है। फिर बोला गया है कि सभी लड़के बहादुर है, और जितने भी लड़के होंगे वो बहादुर है, तो लड़के यहाँ पर बीच में आ जाएगा क्या, ये है लड़के, सभी के सभी लड़के होंगे वो बहादुर होंगे। अब कुछ खिलाड़ी क्या लड़के हैं, क्या कुछ खिलाड़ी लड़के हो सकते हैं, या कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं। आपके पास ये 2 डाटा आ जाता है, क्या कुछ खिलाड़ी लड़के हैं या कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, इस जो निष्कर्ष है ये तो आपके पास है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट या दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके क्या मिलेंगे, गलत मिलेंगे। और इस टाइप के जब सवाल मिले क्योंकि दोनों मैच नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरचेंज का सवाल होता है। और इंटरचेंज जो होता है केवल किस में पाया जाता है, इंटरचेंज मतलब प्रेडिकेट एक जैसे होना। जैसे यदि इसको चेंज कर दिया जाए तो लड़के का स्थान कहाँ चलेगा, ये हाँ बहादुर का यहाँ पर बहादुर है, ये इंटरचेंज में आता है कि एक जैसे अंकों का आपस में होना है ना। जैसे बहादुर के नीचे बहादुर है, तो ये होता है इंटरचेंज का खेल। और इंटरचेंज केवल किस में पाया जाता है,
नाइदर वन नॉर टू, नॉट, ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, और केवल होगा इंटरचेंज खेल में, और यहाँ पर स्टेटमेंट में इंटरचेंज हो जा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत आसानी से देखना है कि इंटरचेंज क्यों लगा, लड़के लड़के और खिलाड़ी खिलाड़ी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इंटरचेंज हो रहा है, खिलाड़ी खिलाड़ी और ये लड़के लड़के, और जब भी इंटरचेंज होता है इंटरचेंज पर हमेशा उसका आंसर बनता है नाइदर वन नॉट टू वाला केस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना तो पहला सही हो सकता है और ना ही दूसरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सभी लड़कियां इंजीनियर हैं और सभी यात्री लड़कियां हैं बोला गया है, तो अब आपके पास फिर से चार है ना ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर। अब मैं इसको वेन ग्राम से बना देता हूँ, है ना भाई, सभी लड़कियां क्या है, इंजीनियर है, तो हम कहेंगे कि इंजीनियर है सभी के सभी लड़कियां गर्ल्स, है ना, सभी के सभी गर्ल्स कैसे हैं, इंजीनियर है। ठीक है, फिर बोला गया सभी यात्री लड़कियां हैं, और जितने भी यात्री हैं वो लड़कियां हैं। सभी के सभी यात्री, तो ये आ जाएगा अंदर में क्या, यात्री लिख सकते हैं इसको, सभी के सभी यात्री लड़के हैं, इंजीनियर के नीचे गर्ल्स और गर्ल के अंदर क्या है, यात्री, जितने भी यात्री हैं वो सबके लड़कियां हैं। तो बोला गया क्या सभी यात्री इंजीनियर हैं, है ना, सभी यात्री क्या इंजीनियर हैं, तो भाई सभी के सभी यात्री होंगे, यात्री वाला पार्ट है, तो क्या पूरे के पूरे इंजीनियर हो सकते हैं क्या, नहीं। फिर दिया गया सभी लड़कियां क्या यात्री है, हाँ सभी जितने भी लड़कियां हैं क्या यात्री है, सभी यात्री क्या इंजीनियर है। इसको अच्छे से बना ही देता हूँ ना, समझ नहीं आ रहा, छोटा हो गया है। यहाँ पर जैसा जैसा बोला गया वैसे लिखना है ना, सभी लड़कियां इंजीनियर है, जितने भी लड़कियां हैं वो क्या है, इंजीनियर है। जगह भी तो छोटा हो रहा, कहाँ बनाऊँ इसको, या 150 मेथड अपना देते हैं ना, चलिए यहाँ पर तो प्रेडिकेट मिलेगा नहीं ना, चलो ये 100 बना देते हैं, ये 150 मेथड से ये 50, ये हो गया आपके पास 100 और ये हो गया आपके पास 50। अब पहला कहता है कि सभी यात्री इंजीनियर है, सभी के सभी यात्री कैसे मिलेंगे आपको, इंजीनियर, पहला क्या सही है, तो हम कहेंगे कि भाई जो पूरक जोड़ होता है वो एक जैसे अंकों का होता है, क्या पूरक जोड़, इंजीनियर है और यात्री, तो पूरक जोड़ यहाँ पर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत होगा। वेन डायग्राम नहीं बता रहा हूँ बल्कि बिना वेन डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम में बहुत सारे दिक्कत आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी यात्री इंजीनियर है, तो क्या यहाँ पर पूरक जोड़ प्रेडिकेट मिल रहा है क्या, यहाँ पर इंजीनियर है, यहाँ पर इंजीनियर होता तो बिल्कुल संबंध बन सकता था, लेकिन इंजीनियर नहीं है तो संबंध नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं हो पाएगा ऐसा, तो हमने कहें पहला गलत है, सभी लड़कियां का यात्री है, तो हम कहेंगे कि सभी लड़कियां, तो भाई सभी के सभी लड़कियां क्या है, यात्री है, तो भाई दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि सभी की सभी लड़कियां कैसे हैं, यात्री, क्योंकि लड़कियां 100% है और यात्री तो यहाँ पर ये 100 और ये 50, है ना, तो इस हिसाब से आपका दूसरा वाला सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका इंक्लूजन आपका राइट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है रेणु किसी समस्या को तुरंत समझ सकती है, ये एक आपके पास कथन है। दूसरा कथन है गणित के विद्यार्थी अच्छी तार्किक योग्यता रखते हैं। अब निष्कर्ष दिया गया है कि रेणु की तार्किक योग्यता अच्छी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेणु किसी समस्या को तुरंत समझ सकती है, इसका मतलब उसके जो तार्किक जो योग्यता है वो अच्छी होगी तभी समझ पाएगी, पहला राइट है। रेणु गणित के विद्यार्थी, यहाँ पर तार्किक क्षमता अच्छे होने से ये नहीं होता कि वो गणित का ही विद्यार्थी हो, है ना, और ना ही यहाँ पर कहीं लिखा गया है कि गणित का विद्यार्थी है रेणु। हाँ इतना जरूर है कि गणित के विद्यार्थियों की तार्किक योग्यता अच्छी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी गणित के विद्यार्थियों की तार्किक योग्यता अच्छी हो, इसलिए दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 केवल एक प्राप्त होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या दो अंकों की संख्या विषम है बोला गया है, क्या दो अंकों की संख्या विषम है। फिर दूसरा दिया गया है संख्यों को 2 से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है, तो हम कोई भी दो अंक ले लेते हैं, एक ले लिए हमने 1 और एक ले लेते हैं 2,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या सम आएगा क्या? यहाँ पर बोला गया है कि अंकों का योग सम है। मैंने 2 अंक लिया, 1 और 2, और इन दोनों को जोड़कर देखा तो योग कितना आया? 1 और 2 को जोड़कर देखा तो 3। तो ये तो सम नहीं है, गलत है। लेकिन इसी की जगह मान लो मैं 2 और 4 लेकर देखूं, तब मैं कह सकता हूँ कि ये सम है। अंक चेंज करने से और अंक न बदलने से, मान लो अंक बार बार चेंज करने से 2 रिजल्ट निकलते हैं। एक बार अंक विषम आ जा रहा है और एक बार सम आ जा रहा है। जब हम हर बार सम सम ले रहे हैं तो उनका सम हमेशा सम आ रहा है, और एक बार सम और एक बार विषम को जोड़ रहे हैं तो उनका सम हमेशा विषम आ रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है संख्या को 2 से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्या ये सही है? कोई भी संख्या को 2 से गुणा कर देने पर क्या एक सम संख्या प्राप्त होती? तो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि अंक बदलने पर ये डाटा बदल रहा है, इसलिए ऐसा संभव नहीं। इसलिए स्टेटमेंट प्रथम और स्टेटमेंट दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त नहीं हो सकते, और यही आपका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 1 और 2 को जब लिया तो अंक आ गया 3 उनका योग, और 2 और 4 को लिया तो आ गया 6। मतलब अंक बदलने से डाटा और उसके प्रकृति ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? यहाँ पर बदल जा रहा है, इसलिए दोनों के दोनों पर्याप्त नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। महेश के पास कुछ सेब है। ये तो मैथ्स का सवाल है क्या? फिर दिया गया है यहाँ पर 6, फिर 11 दिया गया है, फिर 15 दिया गया है, फिर 18 और 20, और आगे के 2 अंक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है कौन कौन सा है। ये 2 अंक आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है? सबसे पहले जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? सबसे पहले हमने 5 जोड़े, ध्यान से देखिएगा, है ना। 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। फिर उसके बाद क्या किया गया है? 11 में कितना जोड़ा जाए कि 15 हो जाए? तो जोड़ा गया है 4। ठीक। उसके बाद 15 में कितना जोड़ा जाए कि 18 हो जाए? तो जोड़ा गया है फिर 3। और 18 में कितना जोड़ा जाए कि हो जाएगा 20? तो 2। तो आगे हम कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 हो गए तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 21। और फिर आगे कितना जोड़ेंगे? तो भाई इस बार जोड़ेंगे हम 0। तो 0 जोड़ने पर फिर कितना हो जाएगा? 21। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 और 21, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस टी व है ना 5 मित्र है। टी एस से छोटा है तथा पी से लंबा है, आर एस से लंबा है तथा क्यू एस से थोड़ा छोटा है, वह टी से थोड़ा लंबा है। तो सबसे छोटा व सबसे लंबा कौन सा है बोला गया है। चलो ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे आगे लिखते जाते हैं ना। टी जो है एस से छोटा है। एस से छोटा होगा क्या? टी छोटा लिख देते हैं। एस से छोटा है तथा पी से लंबा है। पी से लंबा है कौन? टी। तो उसके नीचे में आ गया हमारे पास पी। अब मैं कह सकता हूँ टी जो है एस से छोटा है लेकिन पी से लंबा है। आगे बढ़े। आर जो है एस से लंबा है। आर जो है इस एस से भी लंबा है क्या? आर एस से लंबा है तथा क्यू एस से छोटा है, लेकिन जो क्यू है वो एस से छोटा है। तो भाई वो कहीं यहाँ पास हो सकता है, एस से छोटा है। फिर बोला गया तथा वह टी से थोड़ा लंबा है। तो आप देख पा रहे हो कि जो क्यू है वो टी से लंबा है लेकिन एस से छोटा है। तो सबसे छोटा व सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा हो जाएगा आपके पास आर, और सबसे छोटा हो जाएगा आपके पास पी। तो यह कहाँ पर है आपके पास? तो सबसे छोटा को पहले लिया गया, उसके बाद सबसे लंबा को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित श्रेणी के अगले 2 पदों को ज्ञात करना है आपको। एक सीरीज है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं आपके। अब कोई भी अंक बढ़ा देते हैं। चलो ये ए है, मैंने अंक लिख दूंगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, अंक लिख कर बनाना है ना। चलो ऐसे ही कर देते हैं। कितना बढ़ा है यहाँ पर? तो हम कहेंगे ए 1 नंबर पर होता है और ये होता है 5 नंबर पर। इसका मतलब यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आई होता है 9 नंबर पर और ये होता है 5 नंबर। तो फिर कितना जोड़ा गया है?
4 जोड़ा गया है, उसी प्रकार फिर हम 4 जोड़ेंगे तो आई होता है 9 नंबर पर और 4 जोड़ने पर हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर क्या आता है आपके पास एम, तो पहला अंक हो जाएगा एम। फिर से यदि हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और 17 की जगह आता है क्यू। अब आपका ध्यान में ये होना चाहिए कि जो 2 अंक आएंगे उनके पहला वाला जो अंक होगा एम से और दूसरे वाला अंक का शुरुआत क्यू से होना चाहिए। तो ये एल से हो रहा है, गलत। पहला वाला एम से शुरुआत हुआ है और दूसरा वाला क्यू से। ये एल से शुरुआत हुआ है, ये एन से शुरुआत हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 4 मित्र F1, F2, F3 और F4 एक कैरम बोर्ड पर खेल रहे हैं। F4 का चेहरा उत्तर की ओर, F1 का चेहरा पश्चिम की ओर, F1 तथा F2 सहयोगी है, तो किसका चेहरा दक्षिण की ओर है बोला गया है। अब कैरम खेल रहे हैं, ऐसे एक बोर्ड है, 4 लोग ही खेलते हैं कैरम, है ना। ये कैरम है, 4 लोग खेल रहे हैं। अब बोला गया है कि F4 का चेहरा उत्तर की ओर है ना। चलो F4 है और उसका चेहरा उत्तर की ओर है, मतलब इस दिशा मुंह करके बैठा है, ठीक। फिर दिया गया तथा F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है। F1 यहाँ पर बैठा होगा, तब इसका चेहरा पश्चिम की ओर है, ठीक। फिर बोला गया है F1 तथा F2 सहयोगी है इन दोनों के, है ना। तो F4 के सहयोगी कौन होंगे? F1 होंगे। ये क्या है आपके पास? ये F1 है क्या, है ना। हाँ F1 है ये, ठीक। F1 फिर F2 फिर F3 और F1 तथा F2 क्या है ये? F4 का चेहरा उत्तर की ओर है, ठीक है। F4 का चेहरा उत्तर की ओर है। F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है, F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है। फिर F1 और F2, फिर A1 क्यों आ गया यहाँ पर? सहयोगी है, तो किसका चेहरा दक्षिण की ओर है? तो हम लिख देते हैं दूसरे वाले का सहयोगी है F2, तो ये F1 नहीं होगा, इसको बना लीजिएगा F3, ठीक है। तो F3 यहाँ पर होगा, तो किसका चेहरा दक्षिण की ओर है? तो हम कहेंगे F3 होगा, इसका चेहरा आपके दक्षिण की ओर मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। या ये सीरीज में होगा, सीरीज में यदि माना जाएगा, मान लीजिएगा यदि सीरीज में है तो F1 के बाद आता है क्या? F2, और F2 के बाद क्या आना चाहिए? F3, और F3 के बाद F4, तो दक्षिण में किसका चेहरा होगा? F2 का। तो ये नहीं होगा F3। यदि हम सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F2 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है आपका। नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा बोला गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक सीरीज में होगा, सिंपल सी बात है। आई 9 नंबर पर होता है और के होता है आपके पास 11 नंबर पर, तो कितना जोड़ दिया गया है यहाँ पर? 2 के, फिर 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? m, ठीक है। p होता है आपके पास 16 नंबर में, 1 जोड़ा गया है तो आ गया। p के बाद q, और q के बाद क्या आता है? r, फिर 1 जोड़ा गया है। उसी प्रकार d के होता है 4 नंबर पर और g होता है 7 नंबर पर, 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार 7 में 3 जोड़ने पर आ जाएगा आपके पास 10, और 10 होता है आपके पास j का। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? j। ऑप्शन में नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये रहा आपके 2019 सी सेट का रीजनिंग वाला पोर्शन, और हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, है ना, 2020 के मैथ्स और रीजनिंग का टोटल सिलेक्शन। क्लियर है? थैंक यू।